हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंटिन्यू करते हैं विद टॉपिक हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, इससे पहले हमने थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ लिए थे और जो बेसिक प्रिंसिपल था कि भाई हमें क्या करना है, टरबाइन को रोटेट करा के जनरेटर्स या डायनामो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है। वो टरबाइन चाहे हम स्टीम से रोटेट कराएं चाहे हम वाटर से रोटेट कराएं, वो डिपेंड करता है उसी पे। हम कह सकते हैं कि वो जो पावर प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है, इजंट इट। तो हम हाइड्रो पावर प्लांट स्टार्ट करते हैं। अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। दूसरा ट्रेडिशनल सोर्स जो है वो कौन सा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है फ्लोइंग वाटर का, और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर एट अ हाइट, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि पर्टिकुलर हाइट पे है। हमने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। मीन्स जब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर हाइट पे होता है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाइट इंक्रीज करने से उसके अंदर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज अप हो जाती है। अगर मूविंग एनर्जी है दैट इज काइनेटिक। अगर हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी है एट अ पर्टिकुलर हाइट तो हमारे पास वो है पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम। ये भी कल हमने बात कर ली थी कि फ्यू वाटरफॉल्स होने के कारण कि हमें अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कराना है तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वाटर की जो पर्टिकुलर हाइट पे है वो किससे गेट करेंगे हम, विद जो डैम्स को प्रिपेयर करके, डैम्स को बना करके। इन द लास्ट सेंचुरी a large number of dams were built all over the world as we see from the figure 14.1. A quarter of our energy requirement in India is met by the hydro power plants. अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो क्वार्टर ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरा करते हैं। अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो इस तरह का हाइड्रो पावर प्लांट दिखाई देता है बेटा, जिसमें कि क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर लार्ज डैम बना दिया जाता है एक पर्टिकुलर हाइट पे। इसकी जो वन साइड में जो वाटर है, जैसे रिवर्स का वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, उसको स्टॉप किया जाता है और यहाँ पे गेट्स लगाए जाते हैं और वहाँ से जो गेट ओपन करके वाटर को फ्लो कराया जाता है पर्टिकुलर हाइट पे। जितनी ज़्यादा हाइट होती है डैम की उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होता जाता है पर्टिकुलर हाइट पे। अब जब हम गेट खोलते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, वाटर फ्लो करता है और जो फ्लोइंग वाटर है उसका वो क्या करता है, जो जनरेटर है उसका जो टरबाइन है उसको रोटेट कर रहा है। हमने जो कल वाली जो जिससे कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट सीखे थे उसमें हमारा मेन एम क्या है, टरबाइन को रोटेट कराना। तो हमने थर्मल पावर प्लांट में क्या किया, स्टीम से रोटेट कराया। अब हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, हमारा मेन एम क्या है, टरबाइन को रोटेट कराना। ठीक है, टरबाइन को हम अब किससे रोटेट करा रहे हैं, विद द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, फ्लोइंग वाटर जब रोटेट कराएगा अल्टीमेटली इसके साथ ये शाफ्ट लगा ये भी रोटेट करेगा और जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और वो पावर सप्लाई से आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। अब इसका मतलब हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कराया पहले काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी देन कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, means ultimately potential energy converted into electrical energy. Okay, in order to produce hydral electricity, high rise dam are constructed on the rivers to obstruct the flow of the water. अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रल वाली प्लांट प्रोड्यूस करनी, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है, तो हम क्या राइज करते हैं, डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर्स पे टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर का फ्लो है उसे रोकने के लिए, एंड देयर वे कलेक्ट द वाटर इन लार्ज रिजर्वोयर्स। द वाटर लेवल राइजेज एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फ्लोइंग वाटर है वो स्टॉप हो गया। इट मीन्स काइनेटिक जो फ्लोइंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल में। फिर हम वापस से गेट खोलते हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी अगेन कन्वर्टेड टू काइनेटिक। Now the water level rises and in this process the kinetic energy of the flowing water gets transformed into potential energy. The water from the high level in the dams is carried through the pipes to the turbine at the bottom of the dam. अब वो कहाँ ले गए हम, टरबाइन पे, डैम्स के बॉटम पे। Since the water in the reservoir will be refilled each time
इट्स रेन, हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि रेन के थ्रू ये जो वाटर है ये वापस से रिफिल्ड हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो हाइड्रो पावर प्लांट है या कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी है, वो अपने आप में किस तरह का सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज गेटिंग यूज अप द वे फॉसिल फ्यूल वुड गेट फिनिश वन डे। इसका मतलब अपने आप में हमने इस फ्लोइंग वाटर जो है उसको किस में कन्वर्ट कराया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कराया। तो ये अपने आप में एक बेटर मेथड है क्योंकि ये रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल होने के साथ साथ ये क्या जो फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दिन फिनिश हो जाएंगे, तो उनके कंपैरिजन में कैसा फ्यूल है ये, बेटर फ्यूल है, रिन्यूएबल फ्यूल है, ठीक, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इज इट क्लियर? बट प्रॉब्लम्स here also created, but construction of big dams have certain problem associated with it। लेकिन construction जो big dam construct करते हैं उससे फिर भी और भाई problems create होती हैं। जैसे the dam can be constructed only in limited number of places। सबसे पहली important problem है कि डैम को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लेसेस अवेलेबल है, प्रेफरेबली इन हिली टेरेन्स, और वो मेजरली कहाँ पे, हिली टेरेन्स पे। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइज्ड, और इसके लिए जब लार्ज एरिया चाहिएगा जिसके लिए कल्चरल एग्रीकल्चर लैंड और ह्यूमन जहाँ रहता है हैबिटेशन जो उसकी है वो भी उसे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, एंड दे गेट सबमर्ज्ड। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड, लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है when submerged under the water in the dam. Next, the vegetation which is submerged rots under the anaerobic condition and give rise to large amount of methane, which is a greenhouse effect. और जो वेजिटेशन कट होती है वो कहाँ जाती है अल्टीमेटली, उसी रिसोर्स ऑफ वाटर में जो कि अंडरग्राउंड एनारोबिक कंडीशंस में क्या हो जाएगा, रॉट होगा, मतलब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, और डिकम्पोजिशन होने से क्या होगा, मीथेन गैस रिलीज होगी, और मीथेन गैस अपने आप में कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली गैस है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल। अब क्योंकि जो डैम जहाँ बना है वहाँ पर जो डिस्प्लेस पीपल है उनको वापस से कहीं और बसाने की जो मेजर प्रॉब्लम है वो भी सेटिस्फैक्टरी रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम मेजर क्रिएट होती है। अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू ऑफ सच प्रॉब्लम्स। ये जो अपोजिशंस किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो डैम्स से होने वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो उसमें वही प्रॉब्लम यहाँ पे है, और वही जो उसमें हमने स्टेक होल्डर्स ही पढ़ा था, तो उसमें हमने लास्ट में स्टेक होल्डर्स के कॉलम में लास्ट में पढ़ा था कि जो प्रोटेस्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे अगर डैम की बात की जाए तो डैम का प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इज इट क्लियर? इट मीन्स द पीपल विच प्रोटेस्ट दीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज enthusiast about the मतलब enthusiast about the problems created by the dam. Okay, now improvement in the technology for using conventional source of energy। अभी तक हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज पढ़े थे, जिसमें ने फॉसिल फ्यूल पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, बट अब अगर इन्हीं रिसोर्सेज को हम जो हमारा है उनको अगर हम बेटर टेक्निक से यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है। मीन्स कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज को बेटर टेक्निक से कैसे यूज़ करें ताकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है बायोमास। वी मेंशन अर्लियर दैट वुड हैव बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें पता है ये बात। इफ वी कैन इंश्योर दैट इनफ ट्रीज आर प्लांटेड, अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द फायरवुड कैन बी एश्योर्ड। अगर हम कंटिन्यू प्लांट करेंगे नए ट्रीज प्लांट्स को तो अल्टीमेटली जो फायरवुड है उसकी कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी। इज इट? यस। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द यूज ऑफ द काउ डंग केक्स एज अ फ्यूल। ये भी हमें पता है कि हम मेजरली जो गोबर होता है उसको क्या बनाते हैं, काउ डंग केक्स बनाते हैं और उसको यूज करते हैं एज फ्यूल की तरह। मेजरली गाँव में बहुत यूज होता है। गिवन द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया दिस कैन ऑल्सो ensure as a steady source of fuel. Since these fuels are plants and animal product, the source of these fuel is said to be biomass. बहुत important point है ये। What is biomass?
बच्चे क्या करते हैं, बायोमास और बायोगैस में कोई डिफरेंस नहीं करते, बस लिख देते हैं। बायोमास आया तब भी उनको गैस के फॉर्म में लिखते हैं? नो, बिकॉज बायोमास एंड बायोगैस बोथ आर डिफरेंट, तो आपको उनकी अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है। अल्टीमेटली बायोमास क्या होता है, वो दीज आर द फ्यूल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल्स इज सेड टू बी बायोमास। जहाँ से हमें ये अवेलेबल होता है वो सोर्स, जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, उनका प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली बायोमास होता है। इज इट? These fuels, however, do not produce much heat on burning and a lot of smoke given out when they are burned. ये फ्यूल्स हैं क्योंकि उतना हीट डेवलप नहीं करते, उतना इनका वो नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू उतना नहीं होता और वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। हमने जब पढ़ा था आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ी थी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए फ्यूल की, और सेकेंड चीज़ हमने ये पढ़ा था कि वो पोल्यूशन कम करे। तो अल्टीमेटली जब हम इन फ्यूल्स को देखते हैं तो ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा नहीं है, डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, यस। और सेकेंड चीज़, दे गिवन आउट स्मोक एंड ऐश ऑन बर्निंग, और अल्टीमेटली जब वो बर्न करते हैं तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। इट मीन्स अगर हम इन्हीं रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में यूज़ करें तो हमें दोनों की दोनों कंडीशन की हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी मिलेगी, और सेकेंड चीज पोल्यूशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा अगर हम टेक्निक से, न्यू टेक्निक से इन फ्यूल्स को यूज करेंगे तो, ठीक है। व्हेन वुड इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस प्रोसेस जिसमें कि हम वुड को बर्न करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो अल्टीमेटली वुड इज कन्वर्टेड इनटू चारकोल। 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट हैपन व्हेन वुड इज डिस्ट्रक्टिवली डिस्टिलेट, तो व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, द प्रोडक्ट फॉर्म इज चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड एज द रेसिड्यू। चारकोल बर्न विदाउट फ्लेम। अब चारकोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो विदाउट फ्लेम बर्न होता है। आप नोटिस करो, हमारी जो हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, उससे हीट एनर्जी चाहिए, बट उसकी जो एनर्जी है वो किस में भी कन्वर्ट होती है, लाइट में भी कन्वर्ट होती है, और जिसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ हीटिंग से मतलब है। इट मीन्स चारकोल इज बेटर बिकॉज इट बर्न्स विदाउट फ्लेम इन कंपैरेटिवली स्मोकलेस एंड एज हाई हीट एनर्जी एफिशिएंसी। और सेकेंड है कि ये पोल्यूशन नहीं करता, स्मोकलेस बर्न होता है। और थर्ड चीज हाई हीट जनरेशन एफिशिएंसी है इसकी। हाई हीट एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पे इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। इट मीन्स चारकोल इज मच बेटर फ्यूल एज कंपेयर टू वुड बिकॉज इट बर्न विदाउट फ्लेम एंड इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन एंड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ सिमिलरली अगर हमने इसकी बात की है, वुड की बात की, इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो हमारा कोल है वो कोल भी कुछ इम्प्योरिटीज के साथ एडेड होता है। अगर हम कोल का भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हमें अवेलेबल होता है कोक, जो कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स लेके हीट एनर्जी जनरेट करता है जो चारकोल करता है। इट मीन्स वुड ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टू प्रोड्यूस चारकोल एंड कोल ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोड्यूसेस कोक। Both charcoal and coal are clean fuel and have high efficiency of heat production. Okay, class. Similarly, cow dung, various plant material like the residue after harvesting the crop, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. यहाँ पे अब है term biogas. Biogas का मतलब है the gas which is produced by the anaerobic decomposition of the waste material of plants and animal waste. Is it clear? जो एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन से जो गैस प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कह सकते हैं डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोमास एंड बायोगैस। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउ डंग, क्योंकि मेनली ये इसका मेजर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट भी जो कह सकते हैं वो काउ डंग है। सो इट इज ऑल्सो पॉपुलर एज गोबर गैस। इज इट क्लियर? मीन्स बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट, और बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है उस प्लांट को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट।
जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। इज इट क्लियर? अगर हम प्लांट की बात करते हैं, बायोगैस में डायग्राम से पहले बता रही हूँ आपको, अगर हम बायोगैस प्लांट की बात करते हैं तो हमारे पास है 2 टाइप के बायोगैस प्लांट्स होते हैं। एक तो है तो फिक्स डॉम शेप्ड बायोगैस प्लांट, और एक होता है फ्लोटिंग डॉम शेप्ड बायोगैस प्लांट। दोनों के दोनों बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, बट हमारे कोर्स में जो बायोगैस प्लांट है वो हमारे पास है फिक्स्ड डॉम शेप बायोगैस प्लांट। फ्लोटिंग हमारे कोर्स में नहीं है बच्चों। फिक्स डॉम शेप की बात करते हैं तो अल्टीमेटली आप इस डायग्राम को देखो, हमारे पास ये जितना स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है ये सब अंडरग्राउंड होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर है। देखो सॉइल लिखा हुआ है। उससे अबव एक टैंक बना होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, जिसमें हम अपना वेस्ट मटेरियल को जो कहते हैं इनलेट टैंक है, उसमें हम वेस्ट मटेरियल को पुट करते हैं। अल्टीमेटली वेस्ट मटेरियल को पुट करते हैं किस फॉर्म में? स्लरे के फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि स्लरे क्या है? स्लरे अपने आप में जो वेस्ट है उसी वेस्ट के अमाउंट का बराबर पानी अगर उस वेस्ट में मिला दे तो वो जो मिक्सचर है 50-50% मिक्सचर जो वेस्ट प्लस वाटर का है, दैट इज कॉल्ड स्लरे। ठीक है। अब यह हमारे पास इनलेट चैम्बर है, ये इनलेट चैम्बर में से यहाँ पे क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल जाएगा। ये हमारे पास डोम शेप, फिक्स डोम शेप प्लांट है। अल्टीमेटली ये वाला पार्ट कहलाएगा डाइजेस्टर, जहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक्स प्लेस होगा। उसके बाद आउटलेट चैम्बर होगा जो कि इनलेट चैम्बर से थोड़ा नीचे होगा। आप नोटिस करो, जो इनलेट चैम्बर है वो ऊपर है और आउटलेट चैम्बर थोड़ा नीचे है। इसका भी मेजर रीजन ये है कि जब गैस प्रोड्यूस होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, जो हम गैस आउटलेट से कलेक्ट अप कर लेते हैं, तो वो गैस क्या करती है, वेस्ट मटेरियल पे प्रेशर करती है, नीचे की तरफ प्रेशर करती है। तो अल्टीमेटली वेस्ट मटेरियल यहाँ भी और यहाँ भी जाता है। अब हमें क्योंकि वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना है तो इसको हाइट पे रखेंगे तो वेस्ट मटेरियल जो आएगा वो वहां नहीं जा पाएगा, बल्कि यहाँ आउटलेट चैम्बर में, जो आउटलेट हमारे पास जो चैम्बर है वहां पे वो इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो फर्दर हम यूज कर लेंगे एज मैन्योर। ठीक है, जो आपका यूज होगा एज फील्ड्स में, जो कि क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। आप नोटिस करो ये क्लीन फ्यूल है, जितना भी हमने गोबर वगैरह वेस्ट मटेरियल डाला था उसका डिकम्पोजिशन हुआ, गैस हमने यूज कर ली। और गैस में मेजरली कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन, तो मेनली मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जैसा कि अभी हमने डैम कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट में किया था। जब यहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग होगी अलॉन्ग विद द अदर गैसेज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? तो मतलब अगर हम इस पूरी मिक्सचर को देखते हैं तो इसमें अप्रॉक्स 75% मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और वो मीथेन गैस हम यूज कर सकते हैं इन बर्निंग। वो क्लीन फ्यूल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे एलपीजी है उसी तरह ये भी क्लीन फ्यूल है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अल्टीमेटली क्लीन फ्यूल की तरह बर्न करेगा और ब्लू फ्लेम से जलेगा और हाई हीट एनर्जी एफिशिएंसी प्रोड्यूस करेगा विदाउट स्मोक और विदाउट ऐश। तो क्लीन फ्यूल हो गया, आइडल फ्यूल हो गया जो गैस है, और जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको हमने फील्ड्स में यूज कर लिया हमारे, और अपनी क्रॉप को इंक्रीज अप करा। इट मीन्स हमारे पास ना कोई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ना कोई स्मोक प्रोड्यूस हुई, ना कोई पोल्यूशन क्रिएट हुआ, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी जनरेट हुई। इट मीन्स इट इज एन एडवांस टेक्निक by which we can use the conventional source biomass. Okay, now the plant has a dome like structure. अगर प्लांट की इस प्लांट की बात करते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, built with bricks. A slurry of cow dung and water is made in the mixing tank. ये आउटलेट चैम्बर, ये हमारा जो इनलेट चैम्बर जिसमें मैट कराएंगे, ये कह सकते हैं हम मिक्सिंग टैंक, जो भी आप इसको बोल सकते हो। मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट इज फीड इनटू डाइजेस्टर। डाइजेस्टर इज सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं क्योंकि सील्ड चैम्बर है। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स of the cow dung slurry. It takes a few days for the decomposition process to complete and generate gas like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. Major जो gas है वो methane है. The biogas is stored in the gas tank above the digester, from which they are drawn through pipe for use. Is it clear? समझ आ गया आपको बायोगैस प्लांट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में ही,
Biogas is an excellent fuel. Yes, it is an ideal fuel. As it contains up to 75% methane, it burns without smoke, leaves no residue like ash or wood, charcoal and coal burning. Is it clear? Its heating capacity is high. मैंने बता दिया high calorific value है इसकी. Biogas is also used for lighting. अब अगर हम uses की बात करें, it is used for cooking and another use हो सकता है इसका, it is used for lighting. Biogas is also used for lighting. The slurry left behind is removed periodically. ये मैंने बता दिया आपको, slurry left behind जो है वो periodically remove out होता है यहाँ से और वो यूज किया था फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, मैन्योर की फॉर्म में. The slurry left behind is removed periodically and used an excellent manure, rich in nitrogen and phosphorus. The large-scale utilization of bio-waste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास बायोगैस लाइटनिंग के लिए यूज हुआ, हमने स्लरी को रिमूव किया पीरियडिकली और यूज हुआ वो मैन्योर की तरह, और वो किस में रिच है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में. द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटीरियल प्रोवाइड अ सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्योर. इट मीन्स ये क्या करते हैं, वेस्ट मटीरियल्स क्लीन फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं और जो सीवेज की डिस्पोजल की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है. ठीक है. डू यू थिंक दैट बायोमास इज एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नाउ अब हम अगला कॉन्वेंशनल सोर्स जो है जो कि लिमिटेड अमाउंट के लिए यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम्स में, उनको हम पढ़ेंगे. अब इसे पढ़ेंगे विंड एनर्जी. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि विंड एनर्जी कैसे जनरेट होती है. अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास से जो प्रोड्यूस होगा वो विंड एनर्जी है, इजंट इट? जिसमें आपने पढ़ा होगा सी ब्रीज, आपने पढ़ा होगा लैंड ब्रीज, इजंट इट? We saw in class 9 how unequal heating of the land mass and water bodies by the solar radiation generate air movement and cause wind to blow. अब क्वेश्चन आ गया इसमें इम्पोर्टेंट कि हाउ विंड या ऑन विच फैक्टर्स विंड ब्लोइंग इज डिपेंड या विंड डिपेंड. तो फर्स्ट हो गया अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड मास और सेकेंड हो गया हमारा क्या कह सकते हैं, जो सोलर रेडिएशन से जो मूवमेंट, मतलब अगर हम कहें कि विंड एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय द सोलर रेडिएशन. अल्टीमेटली जो दो क्रिएट करेंगे क्या, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. ठीक है. तो एयर मूवमेंट स्टार्ट होगा. जब एयर का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होता है, विंड्स है वो ब्लो करती है. अल्टीमेटली ब्लोइंग है, फ्लो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज टू डू वर्क. और यही एनर्जी जो मूविंग विंड की है यूज की जाती है, एंशिएंट टाइम्स में यूज की जाती थी फॉर लिमिटेड पर्पसेस. दिस एनर्जी वॉज हार्नेस मीन्स यूज्ड by the windmills in the past to do mechanical work. For example, in the water lifting pumps, these are the works which can be done with the help of wind in the ancient time. The rotatory motion of the windmill is utilized to lift water from the well. Today wind energy is also used to generate electricity. अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेंशनल सोर्सेज को इम्प्रूव तरीके से यूज करना, तो हम इम्प्रूव तरीके से यूज कर रहे हैं कैसे. अब विंड एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं, बाय विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. अ विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ structure similar to a large electrical fan that is erected at some height on a rigid support. अगर हम विंड मिल का जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक लार्ज हाइट पे, जिसे हम सपोर्ट कहेंगे, उसके ऊपर जो टरबाइन, जनरेटर, मशीन और ब्लेड अरेंज्ड होता है. अल्टीमेटली बहुत हाइट पे, क्योंकि हाइट पे हीट जो विंड है वो ब्लो अप करेगी, तो ये ब्लेड है ये रोटेट करेंगे. हमारा मेन एम क्या है, अल्टीमेटली ब्लेड को रोटेट कराना. अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हमने ब्लेड को रोटेट कराया विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ स्टीम. जो हमने वाटर को हीट किया और स्टीम में कन्वर्ट हुआ, इजंट इट?
फिर हमने हाइड्रो पावर प्लांट में बात की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में हमने ब्लेड को रोटेट करा विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है, बाय द काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हम विंड मिल की बात कर रहे हैं, हम ये ब्लेड रोटेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ विंड। तो अल्टीमेटली आवर फर्स्ट एम इज टू रोटेट द ब्लेड। जब ब्लेड रोटेट करेगा वही कंडीशन है, इसके पीछे शाफ्ट लगा है, शाफ्ट भी उसी ब्लेड के साथ साथ रोटेट करेगा जैसे ये पेन रोटेट कर रहा है, और शाफ्ट के साथ लगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड जनरेटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इज इट क्लियर? नाउ to generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to used to turn the turbine to the electric generator। ये मैंने आपको बता दिया है। The output of a single windmill is quite small। एक सिंगल windmill की बात करते हैं तो इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अल्टीमेटली एक सिंगल windmill से हमारा काम नहीं चल सकता, तो हमें लार्ज windmills अरेंज करने पड़ेंगे पर्टिकुलर लार्ज एरिया में। इट मीन्स वी हैव टू एस्टैब्लिश wind energy farms, isn't it? The output of a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purposes. Therefore, a number of windmills are erected over a large area which is known as wind energy farms. इसलिए हम क्या डेवलप करेंगे? wind energy farms को बनाएंगे where a open space where a large number of windmills are erected or established. That area is called wind energy farms. The energy output of each windmill in a farm is coupled together to get electricity on a commercial scale. और सभी windmills का जो हम large scale पे collect up देखते हैं तो it is commercially large amount of electricity develop हो जाती है जो कि हम commercial scale पे use कर सकते हैं। Now इतने इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी मेजर जो लिमिटेशंस हैं विंड एनर्जी को हार्नेस करने में थ्रू विंड मिल्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेशन इन हार्नेसिंग द विंड एनर्जी थ्रू विंड एनर्जी फार्म्स। फर्स्ट, विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमें पता है, ठीक है, बट it requires no recurring expenses for the production of electricity, but there are many limitations in harnessing wind energy. Wind energy को harness करने में major problems क्या है? Firstly, wind energy farms can be established only at those places where wind blow for a greater part of year. बहुत important point है कि wind energy जो wind mills है वो वहीं establish किए जा सकते हैं जहाँ पे जो कह सकते हैं कि विंड है वो ब्लो करती है थ्रू आउट द ईयर या मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। ये नहीं कि हमने विंड एनर्जी फार्म्स लगा दिए और उस पूरे साल में 2 महीने हवा बहती है और 10 महीने हवा है ही नहीं वहाँ पे, तो 10 महीने वो क्या करेंगे? विंड मिल्स का कोई यूज नहीं रहेगा। इट मीन्स दीज विंड मिल्स आर एस्टैब्लिश वेयर द लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर विंड्स ब्लो। इज इट क्लियर? नाउ the wind speed should also be higher than 15 km per hour to maintain the required speed of the turbine। अब टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए कम से कम मिनिमम कह सकते हैं जो स्पीड है विंड की वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी ही चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। ये सेकेंड लिमिटेशन हो गई। थर्ड लिमिटेशन, फर्दरमोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज। अब क्योंकि जो एनर्जी डेवलप हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसको स्टोर करने की भी प्रॉब्लम है, तो बैकअप फैसिलिटी होनी चाहिए। अब बैकअप फैसिलिटी का मतलब है कि अगर हम बात करें बैकअप फैसिलिटी की, जब हम बात करते हैं इट मीन्स देयर शुड बी अ स्टोरेज सेल्स टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। मीन्स अब वो स्टोर कर रहे हैं तो इट मीन्स जब थ्रू आउट द ईयर किसी मंथ पर्टिकुलर में विंड ब्लो नहीं कर रही है तो वहाँ पे एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कौन काम आ जाएगा? जो हमने स्टोर्ड एनर्जी यूज की है वो वाली, ठीक है। नाउ एस्टैब्लिश ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें विंड एनर्जी फार्म्स को एस्टैब्लिश करना है तो हमें लार्ज एरिया ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी अभी बात की जो विंड एनर्जी फार्म्स हैं वो एस्टैब्लिश करने हैं। तो विंड एनर्जी फार्म्स एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी।
For a 1 megawatt generation, the farms need about 2 hectares of land. अब इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम मान लें, उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ये अगर हमें 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है तो हमें कम से कम फार्म एरिया चाहिएगा कितना, 2 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर ऑफ द लैंड चाहिएगी. दिस इनिशियल नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज क्वाइट हाई. जो खर्चा जो बहुत होता है किसका, विंड एनर्जी फार्म्स को लगाने का, वो बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है. ये एक और मेजर लिमिटेशन है. Moreover, since the tower and the blade are exposed to the vagaries of nature like rain, sun, storm and cyclone, they need a high level of maintenance. और बहुत important point, क्योंकि ये जो विंड एनर्जी के विंड मिल्स हैं, जो विंड मिल्स हैं, ये थ्रू आउट द ईयर जो नेचर में ओपन में खड़े रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, कोरोड होना स्टार्ट हो, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपोज्ड हैं. और मेजरली जो पार्ट ख़राब होता है, जैसे कह सकते हैं ब्लेड्स, अल्टीमेटली वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर्स रेन, सन, स्ट्रोम, जो साइक्लोन्स वो फेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग. इट मीन्स दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस. मतलब उनको मेंटेन करने की रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होता है. इट मीन्स अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो विंड एनर्जी को हार्नेस करने में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं थ्रू विंड एनर्जी फार्म्स, और वी कैन से थ्रू विंड मिल्स. ठीक है. अब क्वेश्चन है, देखो ये हमने डिस्कस कर लिए ये क्वेश्चन इस पार्ट में. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. यस. सेकेंड, व्हाट आर द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर वी लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, भी मैंने आपको बता दिया है. How has the traditional use of wind and water energy been modified for convenience? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल. ये आप प्रीवियस ईयर्स में बहुत पढ़ चुके हैं. फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, एसिड रेन क्रिएट होती है, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू. और कह सकते हैं जो हमारे ग्लेशियर्स है वो जल्दी जल्दी मेल्ट अप होते हैं, तो वो फ्लड की कंडीशन डेवलप हो जाती है पर्टिकुलर एरियाज में. ठीक है. तो और सेकेंड चीज़, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड है नेचर में, तो वो बर्निंग से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी. कह सकते हैं कि लिमिटेशन उसकी क्या है कि, या डिसएडवांटेज क्या है कि वो लिमिटेड अमाउंट में है. जब एक बार एक्सप्लॉइट हो जाते हैं तो नेचर में बनने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं. It means they are non-renewable, isn't it? Now, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, why are you looking at alternative source of energy? हमें alternative sources की तरफ देखने की ज़रूरत क्यों है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो कन्वेंशनल सोर्स जैसे फॉसिल फ्यूल्स हमारे हैं ये लिमिटेड अमाउंट में है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ये फ्यूचर के लिए हमें क्या करके रखने हैं, सेव करके रखने हैं. ये सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो अल्टीमेटली ये बनने में बहुत टाइम लेते हैं. मैंने अपने ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बनते हैं. तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमने क्या है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ देखने की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. हमें उनका ऑल्टरनेट ढूंढना ही पड़ेगा. यस. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस. हमने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है, कौन से, वाटर और विंड, जो कि लिमिटेड पर्पसेस के लिए एंशिएंट टाइम में यूज़ किए जाते थे, हमने उसको कैसे मॉडिफाई किया है, हमने मॉडिफाई किया. यस. जैसे वाटर एनर्जी की बात करें तो वाटर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप कराया है मॉडिफाइड तरीके से विद द हेल्प ऑफ डैम एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स. इज इट क्लियर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विंड की, तो विंड भी हमने थ्रू विंड एनर्जी फार्म्स हमने उसको यूज़ किया है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स हमने दोनों के कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी दोनों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराया है, दोनों को कन्वर्ट कराया इलेक्ट्रिसिटी में. अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिसिटी फर्दर यूज़ होगी अलग अलग पर्पसेस के लिए. तो हमने क्या किया, उस एनर्जी को मॉडिफाई कर लिया है. विंड एनर्जी को और वाटर एनर्जी को मॉडिफाई कर लिया किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. और वो इलेक्ट्रिसिटी हम मेजर पर्पसेस के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं. इज इट क्लियर क्लास. नाउ
अगला टॉपिक है ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने बात की थी कि सोर्स, हमने दो एनर्जी के सोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी थी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और अब हमारा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस डे बाय डे। क्योंकि हमारी जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है तो हमारी डिमांड जो एनर्जी की वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। आवर लाइफ स्टाइल आर ऑल्सो चेंजेस। यस, वी यूज मशीन्स टू डू मोर एंड मोर ऑफ आवर टास्क। बिल्कुल करेक्ट बात है, हम मेजरली किस पर डिपेंड हो गए हैं? मशीन्स पे अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। जितना हो सकता है काम सारा हम किससे करवाने की कोशिश करते हैं? मशीन से। आर बेसिक रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो इंक्रीजेज एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव आवर लाइफ स्टैंडर्ड। ये मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण जो एक्सप्लॉयटेशन मेजर होता है किसका? फ्यूल्स का। ठीक है, सो एज आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एज आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, क्योंकि हमारी डिमांड, हमारी पॉपुलेशन, हमारा वे ऑफ लिविंग वो सब इंक्रीज हो चुका है, तो अल्टीमेटली उनको फुलफिल करने के लिए हम किस पे डिपेंड है? सोर्स ऑफ एनर्जी पे। वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज द अवेलेबल और नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी more efficiently and also look to new source of energy। इसका मतलब हमें उनको फुलफिल करने के लिए वेरियस टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी हमारे जो नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी उनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए, और न्यू सोर्सेज की तरफ भी देखना पड़ेगा। अभी नोटिस करना, हमने टेक्नोलॉजी टू यूज द अवेलेबल और नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली, इसके लिए हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था अभी पीछे? बायोगैस प्लांट पढ़ा है, जिसमें हमने टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में मोर एफिशिएंटली सोर्स को यूज किया। सेकंड, एंड ऑल्सो लुक टू न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमें इसके अलावा न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ भी देखना पड़ेगा, जो हम अब इस टॉपिक में बात करेंगे। एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी वी सीक टू एक्सप्लॉइट वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइस डेवलप्ड विद दैट सोर्स इन माइंड। इसका मतलब अगर हमें किसी भी सोर्स की तरफ देखना है तो हमें उस सोर्स को क्या करना पड़ेगा? we shall we seek to exploit would need a specific device। हमें उसके लिए पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो हम सोर्स को हार्नेस कर सकें, उससे एनर्जी गेट कर सकें। we shall now look at some of the latest source of energy। अब हम कुछ सोर्सेज की बात करेंगे जो कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को एक्सप्लेन करता है, या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करेगा। that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that sources, जो कि उनसे एनर्जी गेट कर सकेगा उन सोर्सेज से, और प्लस उनको स्टोर करा सकेगा। ये कह सकते हैं हम जो डिफरेंट सोर्सेज यूज करेंगे ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, उनसे उनको यूज करने के लिए हम डिवाइसेस यूज करेंगे। ठीक है, और उनसे एनर्जी गेट करेंगे। वेरियस विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड various devices we get the energy from the various resources, we can say alternative resources। जैसे हमारा alternative source ultimately कौन हो गया? सन। जो सन की एनर्जी है that is solar energy। सोलर एनर्जी आपने खूब पढ़ा होगा। सोलर एनर्जी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एक, और आपको ये भी पता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ और यूनिवर्स। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका? यूनिवर्स का। अल्टीमेटली जो भी एनर्जी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी है, इजंट इट? तो हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करेंगे। ठीक है, अब सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए वेरियस डिवाइसेस हमारे पास, जैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सोलर कुकर, हम बात कर सकते हैं सोलर सेल्स की, हम बात कर सकते हैं सोलर पैनल्स की। ठीक है, और या कह सकते हैं सोलर वाटर हीटर की। तो अल्टीमेटली ये वो डिवाइसेस है जो कि उस एनर्जी को हार्नेस करेंगे और उसको यूज़ कराएंगे और हमारे डिफरेंट पर्पसेस में। इज इट क्लियर? तो हम इन सोर्सेस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप एक बार इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ा है ज़रूर रीड करेगा, और आपके जो एग्ज़ाम्स मैं बार बार बोल रही हूँ अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ऐड करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, किसी जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, और लाइट चैप्टर, लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन पार्ट आएगा, रिफ्रैक्शन से नहीं आएगा। जहाँ पे आपकी बुक्स में रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, इससे ऊपर ऊपर का सारा आएगा, रिफ्रैक्शन से पहले पहले का। इट मीन्स पेज नंबर 171 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले का, ठीक है। लेकिन उसके बेस्ड क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के, वो आप देख लीजिएगा। जैसे आपके ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पेज नंबर 185 का और पेज नंबर 186 के क्वेश्चंस, बट वही क्वेश्चंस जो कि मिरर बेस्ड होंगे। लेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। इज इट क्लियर क्लास? तो फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है या आपके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बुक की पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, बट आप बुक रीड जरूर करें बच्चों। बुक की एक्सरसाइज अच्छे से देखें, बुक के अंदर जो एक्टिविटीज है उनको अच्छे से रीड करें, ठीक है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी।